13 दिसंबर 2001 की सुबह दिल्ली के लिए एक आम सुबह थी। रोज़ की तरह आज भी पार्लियामेंट में दलीलें चल रही थी और जो जर्नलिस्ट थे वो बाहर नेताओं के निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी भी ठंड में धूप का मज़ा ले रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि आज लोकतंत्र के मंदिर में क्या घटने वाला है और ये घटना पार्लियामेंट पर हमेशा के लिए कई दाग छोड़ जाएगी। वहीं अंदर सभी नेता अपनी पार्टी के साथ आपस में बहस कर रहे थे। बहस काफ़ी तीखी हो जा रही थी। तर्कों वितर्कों का समय चल रहा था और वहीं ये सारे तर्क कब हंगामों में बदल चुके थे पता नहीं चला। स्थिति को देखकर अब सदन में जो स्पीकर थे वो लगभग 40 मिनट के लिए जो सदन चल रहा था उसको पोस्टपोन कर देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर सोनिया गांधी का जो काफिला था वो सरकारी आवास की तरफ निकल चुके थे। पर अभी भी सदन में बहुत सारे मेंबर मौजूद थे, जिसमें सुषमा स्वराज थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे और साथ में 200 मेंबर और भी शामिल थे। जहां कुछ मेंबर अपने कलीग से आज के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, जिनमें से लाल कृष्ण आडवाणी लाइब्रेरी जा चुके थे पढ़ने के लिए और उनके साथ में और भी लोग गए थे। कुछ सदन के मेंबर कैंटीन की तरफ जा चुके थे। किसी को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ मिनटों में यहाँ एक ऐसी घटना होगी जिससे लोकतंत्र का इतना बड़ा स्तंभ हिल जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत अपने घर जाने के लिए वो निकल जाते हैं, इसलिए उनकी जो कार थी वो गेट पर आकर के तैयार हो गई थी और भी मंत्रियों और नेताओं का अब घर जाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। संसद के जो गार्ड की जब नज़र कृष्णकांत पर जाती है तो वो गेट नंबर 11 की तरफ तेज़ी से बढ़ जाते हैं और कृष्णकांत को आता देख सभी जो उनके कॉन्वॉय होते थे वो भी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी लगभग 11 से 40 मिनट पर एक सफ़ेद रंग की कार, एम्बेसडर कार, संसद की तरफ काफ़ी स्पीड से आती हुई दिखाई देती है। वैसे ऐसे किसी आम गाड़ी का बिना परमिट के पार्लियामेंट में आना ये संभव नहीं था, पर उस दिन चेक पोस्ट पे कुछ कमी होने की वजह से ये गाड़ी सीधे अंदर आ जाती है। कार में लाल बत्ती लगी हुई थी, साथ में विंडशील्ड पर होम मिनिस्टर का स्टिकर लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये इजीली संसद भवन तक पहुंच जाती हैं। मेन गेट पर जब ये पहुंचती हैं तो वहां पर कमलेश कुमारी जी खड़ी होती हैं। उनको थोड़ा इस गाड़ी के ऊपर शक होता है और जो कि भारवा कंपनी के थ्रू जो है अपॉइंट करी गई थी इस पार्लियामेंट में, तो उनको जब एंट्री पे कुछ शक होता है तो वो ये बात तुरंत जेपी यादव को बताती, जो उनकी टीम में थे, कि इस गाड़ी को रोको। और जेपी यादव तुरंत आते भी हैं चेक करने के लिए, पर वो गाड़ी रुकती नहीं है। तभी कमलेश कुमारी का जो शक था वो यकीन हो जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो। वो सामने जाकर के गाड़ी के खड़ी होकर हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश करती हैं, पर टेररिस्ट उस गाड़ी को डिसबैलेंस करने की वजह से वो जो गाड़ी थी वो वहीं संसद भवन के गार्डन में चली जाती है। गार्डन में उस वक्त जो गार्डनर थे देशराज जी वो काम कर रहे होते हैं और जब वो ऐसी घटना को देखते हैं, क्योंकि गाड़ी स्पीडली अब आ रही थी और वो सीधे गार्डन में रुकती है, जिसकी वजह से ये आतंकवादी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। ये पांचों आतंकवादी ने गार्डनर को छिपते हुए देख लिया था। उसके बाद ये उतरते हैं और सीधे गार्डनर को गोलियों से भून देते हैं। फिर ये आतंकवादी अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उधर से कमलेश कुमारी जी गन लेकर के पहुँच जाती हैं। उसके बाद ये जो आतंकवादी थे जिनके पास AK-47 था, ग्रेनेड था, साथ में हैंडगन भी था, ये जो है कमलेश कुमारी को मार देते हैं। जब ऐसा होता है उसके बाद जेपी यादव भी वहाँ पर उसी जगह पर स्पॉट पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये AK-47 लिए ये लोग आतंकी जेपी यादव को भी मार देते हैं। लेकिन जेपी यादव मरते मरते जो है वो अलार्म सिस्टम जो था संसद भवन का उसको प्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे गार्ड्स, सारी CRPF, सारी पुलिस अब हरकत में आ चुकी थी और अंदर भी पता चल चुका था कि कुछ हुआ है। हर आतंकी के पास एक एक बैग था जो ग्रेनेड, गन्स और अटैक करने के बाद उनका जो मकसद था वो था कि लॉबी में पहुंचना है, साथ में जितने भी सांसद हैं उनको हॉस्टेज बनाना है, जिसके लिए उन्होंने हवाई फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब सदन में बैठे जितने भी सांसद थे उनको ये फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी, पर उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है विपक्षी पार्टी का प्रोटेस्ट कर रहे हों। लेकिन वो वक्त दूर नहीं था जब सच्चाई को जानकर सभी के होश उड़ने वाले थे। उसी टाइम पे पार्लियामेंट में मौजूद जो अफेयर मिनिस्टर प्रमोद कुमार जी के पास एक फ़ोन आता है।
जैसे वह फ़ोन रिसीव करते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। 2 मिनट के लिए उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि टेररिस्ट अटैक वो भी पार्लियामेंट में हो सकता है। ये खबर जब सदन में फैलती है तो चारों तरफ हड़कंप मच जाता है, लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी ये अनाउंस कर दिया जाता है कि जो लोग जहाँ हैं वो वहीं रुक जाएं और सारे गेट्स और डोर्स को बंद कर दिया जाए। तुरंत जो अंदर के जितने भी डोर और गेट थे उनको बंद कर दिया जाता है। वहीं जो टेररिस्ट थे वो कमलेश कुमारी और जेपी यादव जी की डेथ करने के बाद वो 2 और 3 में डिवाइड होकर के गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअल में जो गेट नंबर 5 था वहाँ से पीएम की एंट्री होती थी। इस गेट से आप सीधे पार्लियामेंट में जो है प्रवेश कर सकते थे, लेकिन ये सिक्योरिटी जेपी यादव जी ने पहले ही अलार्म बजा देने की वजह से गेट नंबर 5 भी अब बंद हो चुका था। जो आतंकवादी थे वो अब पूरी तरह से बौखला चुके थे, क्योंकि उनका सारे प्लान्स जो था वो पूरी तरीके से फेल भी हो चुके थे। लेकिन इधर जब गेट नंबर 6 की तरफ आतंकवादी बढ़ते हैं तो सीआरपीएफ आर्मी संतोष कुमार जी वहाँ पहले से मौजूद थे और वो आतंकवादियों पर फायरिंग करके 2 आतंकवादियों को छल्ली कर देते हैं। संतोष जी की जो लोकेशन थी वो अटैकर जान नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो फायरिंग भी नहीं कर पा रहे थे। जब संतोष जी तीसरे अटैकर को आतंकवादी को मारना चाह रहे थे तभी वो आतंकवादी संतोष जी पर AK-47 से हमला कर देता है, लेकिन संतोष जी को कुछ नहीं होता और वो जो है तीसरे आतंकवादी को भी मार देते हैं। अब आतंकवादी जो बचे थे वो थे 2। उस वक्त जो है सिचुएशन ऐसी थी कि ये दोनों आतंकवादी अब खुद भी बौखला चुके थे, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था और तीनों जो इनके ग्रुप्स के थे वो इनके सामने ही मारे जा चुके थे। सारे डोर बंद हो जाते हैं तो आतंकवादी भी को जो है कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक केबल लटक रही थी जिसकी वजह से एक आतंकवादी क्लाइंब करके फर्स्ट फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आर्मी की नज़र पड़ जाती है, वो उसको गोली से मारने लगते हैं। लेकिन वो आतंकवादी जख्मी तो होता है पर मरता नहीं है और वो गेट नंबर 5 की तरफ भागता है और पुलिस लगातार फायरिंग कर रही होती है जिससे उस आतंकवादी की मौत हो जाती है। अब संसद भवन के अंदर सिर्फ एक आतंकवादी जिंदा बचा हुआ था और वहीं वो आतंकवादी काफ़ी गुस्से में भी था। तभी वह गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ता है, क्योंकि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना चाहता था, इसलिए खुद को ही बॉम्ब से उड़ा लेता है और चारों तरफ धुआं होने लगा। हर कोई डर चुका था और मीडिया हर खबर को लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। मीडिया को भी आतंकी हमले से छोटी छोटी चोटें आई थी। 5 आतंकवादियों के मरने के बाद भी जो पुलिस और सीआरपीएफ थी वो अपनी पोजीशन पे थी, वो जस की तस बनी हुई थी, क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी कि नंबर्स ऑफ टेररिस्ट हैं कितने। और साथ में जो मीडिया थी वो लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, हर खबरों को दिखा रही थी। एम्बुलेंस की आवाज़ से संसद भवन गूंज रहा था। आर्मी आतंक के खिलाफ और पुलिस ने काफ़ी अच्छे से डटे रहे और लड़े और आखिरी में 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। 6 जवान और पार्लियामेंट सर्विस के 2 सिपाही और वहीं जो गार्डनर काम कर रहे थे देशराज जी, उनकी डेथ हो जाती। इस अटैक के कुछ ही मिनट बाद जो है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में ये चीज़ें ओपन होना शुरू हो जाती हैं कि इंडियन पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। पर किस कंट्री ने कराया था वो न्यूज़ चैनल्स को उस वक्त नहीं पता था, लेकिन जब चीज़ें जांची जाती हैं अंदर, वही लगभग 30 से 40 मिनट बाद उस हमले के, तो ये चीज़ें साफ क्लियर हो जाती हैं कि इस अटैक के पीछे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाथ है। जब उन आतंकवादियों का बैग चेक हुआ तो इसमें बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स निकले थे, जिससे वो सांसदों को हॉस्टेज बना करके खुद सरवाइव करने की पूरी तैयारी करके आए थे। इनका मकसद था कि पार्लियामेंट में जब हम सबको हॉस्टेज बना लेंगे तो भारत सरकार से नेगोशिएट करेंगे और अपनी मांग उनसे पूरी करवाएंगे। उसके बाद में जो एम्बेसडर कार से इन आतंकवादियों ने आए थे इस संसद भवन में, उसको पता करने पर 30 kg एक्सप्लोजन उसके अंदर से निकलता है। वो गाड़ी पार्लियामेंट के अंदर ले जा कर के एक्सप्लोड करने वाले थे। ऐसा करने से जो संसद भवन था वो पूरी तरीके से उड़ जाता। भले ये आतंकवादी घटना 2001 में हुई थी, पर इसकी प्लानिंग जो थी वो बहुत पहले पाकिस्तान में शुरू हुई थी। जब 1999 में इंडियन एयरलाइंस 814 को आतंकवादियों ने नेपाल से आते वक्त हाईजैक किया था, तो इसे दिल्ली की जगह अफ़गानिस्तान लेकर गए थे। भारत से नेगोशिएशन भी हुआ था, जिसके बाद भारत सरकार ने 3 टेररिस्ट को रिलीज़ करने पर अपना सहमति जताई थी, जिनमें से मसूद अजहर भी था। मसूद अजहर ने ही 2000 में जैश-ए-मोहम्मद को बनाया और भारत पर अटैक करने की प्लानिंग यहीं से शुरू कर देता है। मसूद अजहर को कैसे भी करके भारत से अब अपना बदला लेना था
तो इसने लोकतंत्र के मंदिर को चुना अटैक के लिए। हालांकि प्लान बनाने के लिए अजहर को कुछ लड़कों की ज़रूरत थी जो इस अटैक को अंजाम दे सकें। वह कश्मीरी लड़कों की तलाश में था जो उसके मंसूबों को पूरा कर सके। वहीं अजहर ने हाईजैकर प्लान 814, जिस हाईजैकिंग में शामिल था सनी अली गाज अहमद काजी, उसको भी इसमें प्लान में शामिल करता है। काजी की मदद से अजहर ने 5 लड़कों को भी चुन लिया था जो मसूद अजहर के फ़ैन थे और वो उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। ग्रुप बनाने के बाद पार्लियामेंट पर अटैक की प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी जाती है। इस अटैक की बैक स्टोरी एक और भी है। जब मसूद अजहर जम्मू कश्मीर के भलवाल जेल में रहता था तो उसने यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ा था और जो है काफ़ी लोगों से बातचीत करता था। उससे इसने भारत की काफ़ी जानकारी निकाल ली, खासकर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के बारे में, कि वहाँ पर चेकिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस रास्ते से गाड़ियाँ आती जाती हैं उसकी जो बैरिकेडिंग है वो काफ़ी ढील ढाल है। तो इसको ये पता चल गया था कि उस एरिया की जो सिक्योरिटी है वो बेकार है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अजहर ने अपनी टीम को पूरा प्लान समझाया। टीम को पूरा प्लान समझाया गया कि पार्लियामेंट के मेन गेट से एंट्री लेनी थी और फिर पार्लियामेंट में एक्सेस करना था। ये प्लान इतना भी आसान नहीं होने वाला था। उन लोगों ने पैदल जाने की जगह पर एम्बेसडर कार को प्रायोरिटी दी। कार को गेट नंबर 1 पर ले जाकर के गाड़ी से निकलना था, फिर गाड़ी को ग्रेनेड से या तो पार्लियामेंट के बाहर या अंदर ब्लास्ट करना था, जिससे पूरी सिक्योरिटी हड़बड़ा जाती है और ये जो है पार्लियामेंट के अंदर चले जाते हैं और हॉस्टेज जो है सभी को बना लेते हैं, जिससे वे भारत सरकार से मनमानी रकम और आतंकवादियों को रिहा करने की बात कहते हैं। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी गाजी बाबा को दी गई। गाजी बाबा का काम इन लोगों को अपने पास शेल्टर देना था, साथ ही सभी आतंकवादियों को दिल्ली पहुंचाना था। लेकिन गाजी बाबा उस समय अंडरकवर एजेंट होने के कारण खुद इन्हें नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त अफजल गुरु को इस काम के लिए चुना। अफजल गुरु जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF का इनफॉर्मर मिलिटेंस था। एक टाइम पर वो भी टेररिज्म में काफ़ी एक्टिव था, लेकिन अभी उसने टेररिज्म को छोड़ करके मेडिकल इक्विपमेंट की सेलिंग करने का एक एजेंट बन के काम कर रहा था। गाजी जानता था कि अफजल गुरु इन फिदाइन को बड़ी ईजिली दिल्ली छोड़ देगा। पहले तो उसने मना भी कर दिया था, फिर जो है जो गाजी था उसने ज़्यादा पैसे देने की बात कही, तब अफजल गुरु मान लेता है। अब उसने फिदाइन के 2-2 ग्रुप्स बनाए और ग्रुप्स को बना करके इन लड़कों को दिल्ली के एक होटल में रुकाता है। अफजल गुरु अब साइबर कैफ़े जाता है और वहाँ से एक आइडेंटिटी कार्ड इन 5 लड़कों की खरीदता है। अब इन्हें एक गाड़ी खरीदनी थी ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके प्लान को। करोल बाग जाते हैं, करोल बाग से वाइट एम्बेसडर कार को ये खरीदते हैं। फिर उस पर रेड बीकन भी खरीदने के लिए कश्मीरी गेट जाते हैं, लाल बत्ती वहाँ से खरीद लेते हैं। उसके बाद वो दिल्ली के स्पाइस मार्केट जाते हैं जहाँ से ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह काफ़ी मात्रा में खरीदते हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें। अब ये 6 लोग दिल्ली की एक ब्लैक मार्केट में जाते हैं, वहाँ से केमिकल बड़ी मात्रा में खरीदते हैं ताकि वो एक्सप्लोजिव बना सकें। फिर अफजल इन 5 लड़कों को दिल्ली के एक फेमस रेस्टोरेंट में लेके जाता है और वहाँ अफजल को पता था कि ये लड़के इस अटैक के बाद ज़िंदा नहीं बचने वाले हैं, तो इसलिए उनको एक अच्छा मील खिलाता है और उनसे कहता भी है कि पेट भर के खाओ। और फिर ये रात में घर आते हैं। इस रात के बाद जब अगली सुबह होती है 13 दिसंबर 2001, जिस दिन ये 5 आतंकवादी अपनी घटना को अंजाम देने वाले थे, पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले थे। इस दिन ये कार से बैठकर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते हैं। इधर भारत सरकार ने भी ठान लिया था कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अपने देश पर हुए इस हमले को इंडियन गवर्नमेंट किसी भी हालत में बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। इस अटैक के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी लाइव आकर कहते हैं कि भारत किसी भी ऐसे हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो अब इसका जवाब देना जानता है। संसद भवन के बाहर आतंकवादियों की पड़ी हुई लाशें, उनका पाकिस्तानी होने का सत्य हमने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा हम अपने बल पर करेंगे। वहीं थोड़ी देर बाद लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि भारत के मंदिर पर हमला पाकिस्तान में पल रहे जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने मिलकर किया है। इस पूरे अटैक के पीछे ISI की गाइडेंस रही है। अटैक को प्लान करने वाले 5 टेररिस्ट पाकिस्तान के रहने वाले हैं और भारत चुप नहीं बैठेगा, वो इसका मुंह तोड़ जवाब देगा।
जल्द ही भारत की आर्मी पाकिस्तान की तरफ बढ़ चुकी थी। अटल जी ने 15 दिसंबर 2001 को ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च कर दिया था। मोटार, टैंक्स, ब्लास्टिक मिसाइल पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी। भारत इस अटैक के लिए इतना सीरियस था कि उसने आर्मी, पुलिस और एयरफोर्स की सभी छुट्टियां भी रद्द कर दी थी। पूरा विश्व अब भारत की तरफ निगाह करके बैठा हुआ था। पूरी दुनिया में सिर्फ अब इंडियन न्यूज़ चल रही थी। अब किसी भी टाइम इंडियन आर्मी पीओके में घुसकर पाकिस्तानियों के जो आर्मीज़ थे, जो उनके कैंप्स थे और जो आतंकवादी थे, उनका सफाया करने वाली थी। तभी एक कॉल बॉर्डर के जनरल के पास आती है। दरअसल पाकिस्तान लाइव आकर के अब इंटरनेशनल लेवल पर परवेज़ मुशर्रफ जो है हर कंट्री के साथ सिंपैथी कार्ड खेल रहे थे। किसी हालत में आतंकवादी को वो बढ़ावा नहीं देंगे और 6 टेररिस्ट ग्रुप को पाकिस्तान बैन कर दिया गया, ऐसी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान ये करके भारत पर भी दबाव बना करके इस वार को रोकना चाहता था। दरअसल पाकिस्तान इंटरनेशनली तरीके से अब प्रेशर बना रहा था और ये दिखाना भी चाहता था कि पाकिस्तान वॉर नहीं बल्कि दोस्ती करना चाहता है। इंटरनेशनल प्रेशर के कारण भारत को वॉर की जो प्लानिंग करने के बाद उसे ना चाहते हुए भी रोकना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान निस्तेनाबूद हो जाएगा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत फिलहाल के लिए इस अटैक को रोक रहा है। अब सेना को पीछे हटना पड़ा और 2002 में ऑपरेशन पराक्रम को क्लोज कर दिया गया। पाकिस्तान के दिमाग में अब अच्छे से एक बात घुस गई थी कि भारत ना तो आतंकवाद को शरण देता है और ना ही आतंकवाद को सहेगा, फिर चाहे उसके लिए उसे जंग ही क्यों ना करनी पड़े। भारत ने पाकिस्तान पर अटैक तो नहीं किया, पर जांच एजेंसी को तुरंत लगा दिया इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए। फिर एजेंसी ने पार्लियामेंट का कोना कोना छान लिया, आतंकवादियों के सबूत इकट्ठा किए। फिर उस एम्बेसडर कार के जरिए ये पता चलता है कि इस कार को अफजल गुरु ने खरीदा था। फिर उसका चचेरा भाई शौकत गुरु की पत्नी अफजान गुरु और वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SR गिलानी भी इसमें शामिल थे। फिर इन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। SR गिलानी जो थे वो मूल रूप से जम्मू कश्मीर के बारामूला के थे और उस टाइम वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबी के प्रोफेसर थे। गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान के हैं और कई देशों में टेरर गतिविधि में शामिल भी हैं और उनका साथ ISI ने दिया था। जनता चारों तरफ से इन आतंकवादियों की फांसी की मांग कर रही थी। कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के जब अंतिम चरण में पहुंचता है तो कोर्ट केस होता है तो प्रूफ हो जाता है कि जो शौकत की पत्नी हैं अफसाना, उनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था और 3 लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है। इस हमले के चीफ और लश्कर कमांडर गाजी बाबा को जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर करके मार गिराया जाता है। वहीं इसके बाद जो डिसीज़न आता है कि तीनों को जो है फांसी हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं, इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। अब जो DU के प्रोफेसर थे गिलानी, उनका केस उस टाइम फेमस लॉयर राम जेठमलानी लड़ते हैं। उनका इस केस को लड़ने के पीछे कारण ये था कि वो पॉपुलर होना चाहते थे। उधर कई लोग गिलानी को बचाना चाह रहे थे और 2003 में जब गिलानी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है तो गिलानी को भी छोड़ना पड़ता है। बाद में शौकत की सज़ा को 2005 में फांसी से बदल करके कठोर कारावास में बदल दी जाती है। वहीं अफजल गुरु को मुख्य आरोपी मान करके 20 अक्टूबर 2006 को फांसी होना था। सज़ा मुकर्रर हो चुकी थी, दिन भी मुकर्रर हो चुका था। पर फांसी के 6 दिन पहले जो अफजल का जो फैमिली होती है वो दिल्ली आती है और वो APJ अब्दुल कलाम से मिलती है। उसके बाद वो उन्हें मर्सी पिटीशन फाइल कर देती है। इसके बाद भारत में कई प्रदर्शन होते हैं, लोग इसके काफ़ी खिलाफ थे इस पिटीशन के। साथ में जो कमलेश कुमारी थे, उनकी जो फैमिली थी वो अशोक चक्र भारत सरकार को वापस करने वाली थी। अब APJ अब्दुल कलाम इस मुद्दे को ऐसा ही पड़ा रहने देते हैं और 2013 में जब प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो इस पिटीशन को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद फाइनली 9 फरवरी 2013 को सुबह 8 बजे अफजल गुरु को फांसी दे दी जाती है और इसी के साथ में ये कहानी यहीं क्लोज हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी सिक्योरिटी जिस जगह पे इतने नेता, मंत्री और भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहते हों, उस जगह के सिक्योरिटी में सेंध कैसे लग सकती है। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।